हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक तो बहुत फेवरेट है अपना, विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दूसरा टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो होगा चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंजेस इन डिमांड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड कैसे हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, आइए अब हम लोग वो सीखते हैं क्लास में। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझने के पहले हम लोग थोड़े से मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आके एक बार हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ये अपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैथ्स हैं ये हम लोगों को क्या आउटपुट देते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर हम कुछ भी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी से मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल होता है तो हमारा मैथमेटिकली उसका आंसर क्या आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हमारा आंसर मैथमेटिकली 1 होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आपका न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर इज बिगर देन योर डिनोमिनेटर, तो आप मुझे बताइए 20 डिवाइडेड बाय 10 इसका आंसर क्या होगा। मैम इसका आंसर तो 2 होगा। वेरी गुड। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1 इस केस में? यस मैम। तो फिर मैम आप ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू 1 भी तो लिख सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मेरा निकल के आएगा इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। Now let's say in our third example, when my denominator is bigger than my numerator, अगर डिनोमिनेटर की चीज बिगर होती है न्यूमरेटर से तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या निकल के आएगा। मैम 15 डिवाइडेड बाय 30 इज नथिंग बट 0.5। बिल्कुल। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं कि इलास्टिसिटी इज लेस देन 1? यस मैम। तो यहां से हमारा इलास्टिसिटी का तीसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ओके मैम, यहां तक तो हमें क्लियर हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, हमारा फोर्थ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0। अगर हम किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? मैम इसका तो आंसर अनडिफाइंड है कहना, इसका आंसर तो इन्फिनिटी है कहना, तो मैम इसका आंसर हम लोग आपको नहीं बता सकते। तो जब भी ऐसा सिनेरियो आता है उस केस में अपनी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो हो जाती है इन्फिनिटी, कि हम इसे बता ही नहीं सकते, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड हो गई। इस केस में हमारी प्राइस इलास्टिसिटी हो जाती है इन्फिनिटी। ठीक है मैम। मैम फिफ्थ वाला हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 20। अगर हम न्यूमरेटर में 0 रखते हैं और उसको किसी भी चीज से भाग करते हैं, किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं, तो मैम इसका आंसर तो 0 होता है, क्योंकि हम 0 को डिवाइड नहीं कर सकते। 0 तो खुद में 0 है, हम उसको किससे डिवाइड करेंगे? तो उस केस में अपना आंसर हो जाता है 0। तो जब भी हम इस तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा इलास्टिसिटी निकल के आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0। जैसा कि हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस करा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सिंपल। जहां हमें डिमांड बताता है हमें क्या खरीदना है, इलास्टिसिटी हमें ये बताता है कि किस चीज का कितना फर्क पड़ता है। जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है उसका हमारी डिमांड पे कितना फर्क पड़ रहा है। तो जब भी हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं, कितना, कितने से फर्क पड़ा, या तो किसी परसेंटेज से फर्क पड़ेगा या किसी एब्सोल्यूट नंबर से फर्क पड़ेगा। तो ये जो भी चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं यही तो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने पढ़े थे कि 3 तरह के डिमांड होते हैं, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस डिमांड। तो आपको नहीं लगता कि जब प्राइस डिमांड है, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है, तो अपने को पता करना है कितना चेंज हो रहा है, वहां से निकल के आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड टॉपिक अपना होता है इनकम डिमांड। इनकम की वजह से हमारा डिमांड बढ़ता है। अगर इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ा, इनकम कम हुई डिमांड कम हुई, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो जब इनकम के वजह से हमारे डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो हमें ये भी पता करना है कितना चेंज आ रहा है, कितना अमाउंट का चेंज आ रहा है, कितना परसेंटेज का चेंज आ रहा है। वहां से निकलता है कॉन्सेप्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था, आपके गुड की क्वांटिटी डिपेंड करती है दूसरे गुड के प्राइस पे। तो जहां गुड आपका है, प्राइस दूसरे कमोडिटी का है, क्रॉस रिलेशनशिप जब हम स्टैब्लिश करते हैं तो उसका भी हमें इफेक्ट निकालना है डिमांड के ऊपर। वो होता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बखूबी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, जो सिर्फ और सिर्फ इतना बोलता है कि हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो कुछ नहीं, वो चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस है। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड प्राइस से और डिवाइड कर देंगे ओल्ड क्वांटिटी से, तो उसमें हमारा प्राइस इलास्टिसिटी निकल के आएगा। मैम आपने बोला था कि इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं। याद रखिए बच्चों, क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से कंफ्यूज करता है, वो कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड आर देयर। नाउ वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिमांड, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। बट इफ अ क्वेश्चन सेज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर, उस केस में आपका आंसर हो जाता है 5। तो हम लोगों ने टेस्ट में भी ये क्वेश्चन देखा था और आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसको थोड़ा सा गलत करा था, तो उन लोगों के दोबारा रिवीजन के लिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो आपको एक्सप्लेन करने में मदद करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जाना जाता है बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जब डिमांड चैप्टर की बात आती है, तो आज हम लोग उसको इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या ऐसा है जो लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है और अपने को डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलास्टिक का मतलब है कि कितना चेंज आ रहा है डिमांड में। अगर डिमांड चेंज होती है प्राइस के चेंज की वजह से, हम उसको इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अगर डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्राइस का, हम उसे इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब हुआ कि प्राइस हमारा कांस्टेंट है और हम अंधाधुन उसकी क्वांटिटी को डिमांड करने में लगे हुए हैं। कैसे, वो रीड करते हैं। When the price is constant, बोल रहा है price is constant, if there is a change in demand, फिर भी चेंज हो रहा है डिमांड, इसका मतलब है कि वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। परफेक्ट क्यों? क्योंकि प्राइस में तो चेंज नहीं है, फिर भी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि वो चेंज इन डिमांड जो है वो अपने लिए इलास्टिक डिमांड हो गया। इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। It means the demand may increase or decrease without the change in price. अब ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस प्लॉट करते हैं। प्राइस अपना कांस्टेंट है। लेट्स से इस केस में हमारा प्राइस ₹100 है, तो मिनिमम क्वांटिटी डिमांडेड अपनी M1 है, M है, M2 है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अलग अलग डिमांड हम लोग कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्राइस पे, डिपेंडिंग अपॉन हमारा प्राइस, हमारा वेल्थ कितना है। मैम एक बार आप हमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए कि इस केस में इंफिनिटी प्राइस द वैल्यू ऑफ योर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इंफिनिटी कैसे है। आइए देख लेते हैं हम लोग। हमें पता है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। आप मुझे बताइए, लेट्स से आपकी ओल्ड क्वांटिटी थी 10, न्यू क्वांटिटी आपकी हो गई 30, आप मुझे बताइए चेंज इन क्वांटिटी क्या है। मैम ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20। ओके, चेंज इन प्राइस क्या है? मैम कैसी बातें कर रही हैं, यहाँ पे तो प्राइस में चेंज आ ही नहीं रहा है, यही तो बात है। जब चेंज इन प्राइस नहीं आ रहा तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी प्राइस 0 है, ठीक है मैम। इनटू प्राइस, हमारा इस एग्जाम्पल में प्राइस 100 है, ओल्ड क्वांटिटी हमारी 10 है। मैम हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 0 है और हमें पता है हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर इंफिनिटी आता है। तो मैम यहां से तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी निकल के आ गया कि इन दिस केस आवर प्राइस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट EP इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब अपने को मैथमेटिकली भी क्लियर हो गया, अपने को थियोरेटिकली भी क्लियर हो गया। अब मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं इस केस में, तो आप समझ लीजिए फॉरेन करेंसी। आपको यूएस ट्रैवल करना है, यूएस में ट्रैवल करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कौन सी करेंसी चाहिए होती है? मैम हमें तो पता है, हमें डॉलर चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर आपको डॉलर चाहिए तो आप 3 बैंक्स के पास गए, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3।
बैंक 1 ने बोला कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू $78। बैंक 2 ने बोला 1 रुपी इज इक्वल्स टू $78। बैंक 3 ने बोला 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100। आप मुझे बताइए, अब आप कंज्यूमर हैं, आपकी जेब से पैसे जाने वाले हैं, यूएस आपको जाना है, आप बैंक 1 प्रेफर करेंगे, बैंक 2 प्रेफर करेंगे या बैंक 3 प्रेफर करेंगे? मैम ये तो बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? बिकॉज मैम हमें तो लग रहा है कि बैंक 1 और बैंक 2 तो सेम प्राइस डिमांड कर रहा है। उस केस में हम लोग किसी से भी ले सकते हैं, चाहे बैंक 1 से ले चाहे बैंक 2 से ले, हमारा इम्पैक्ट तो सेम रहेगा। लेकिन मैम हम बैंक 3 से बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मैम? क्योंकि हमें 100 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 के लिए। 100 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 के लिए। इसका मतलब है यहाँ आपका जो रुपीस का आउटफ्लो है, जो आपको बैंक को जो रुपीस देने हैं वो ज्यादा देने पड़ेंगे। तो एज अ कंज्यूमर जब आपको $1000 चाहिए तो आप कम से कम रुपीस देना चाहेंगे या ज्यादा से ज्यादा रुपीस देना चाहेंगे? मैम हम कम से कम रुपीस देना चाहेंगे, क्योंकि हमें एट दी एंड चाहिए तो $1000 ही ना। बच्चों यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब प्राइस कांस्टेंट है, जब दोनों बैंक में प्राइस कांस्टेंट था, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी डिमांड करी कि हमें $10 चाहिए थे, जी हमें $20 चाहिए थे। अलग अलग कस्टमर की अलग अलग क्वांटिटी वो प्रूव होती है यहाँ से। यस मैम। लेकिन मैम जैसे ही प्राइस 100 कर देंगे, हम इनसे तो नहीं लेंगे, बैंक 3 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। उस केस में मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि जैसे ही आपने हल्का सा भी प्राइस इंक्रीज कर दिया, आपका जो कस्टमर एग्जिस्टिंग था वो मार्केट से चला जाएगा। अब आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था, एज सून एज द प्राइस लेवल इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस। इस केस में क्वांटिटी रिड्यूस होके तुरंत जीरो हो जाएगी एंड इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर बैंक 3। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कांस्टेंट प्राइस का क्या मतलब है और किस तरीके से अगर हम इस कांस्टेंट प्राइस में हल्का सा भी खिलवाड़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एग्जिस्टिंग मार्केट रेट ही ₹78 है, तो आपके ₹100 कर देने से बॉस कोई नहीं खरीदने वाला आपसे, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 0। ये हो गया तीसरा तरीका एक ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। फिर से अब हम इसको रीड करेंगे इजिली। परफेक्टली प्राइस कांस्टेंट है, परफेक्ट है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड बदल रही है। मैम कोई इजी सा तरीका आप बता सकती है कि हम लोग ये याद रखें और गलती से अगर एग्जाम में आ गया तो हम लोगों को ये पता रहे कि ये EP इक्वल्स टू इंफिनिटी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज मैंने इस तरीके से याद रखी थी, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा अगर आपको कंसेप्चुअली चीजों को रिमेंबर करना है। कि कॉन्सेप्ट तो अपने को समझ में आ गया है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का क्या है। मान लो ये रिलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ना याद आए, तो उस केस में आपको ये याद रखना है कि जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं एक चीज तो कांस्टेंट है। हमें पता है प्राइस हमारा कांस्टेंट है इस केस में। तो इसका मतलब है, आप मुझे ये देख के बताओ, बेड पे जब आप लेटते हैं तो आप हॉरिजॉन्टली लेटते हैं या वर्टिकली लेटते हैं? ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। अब आप मुझे बताइए, इन्फिनिटी का सिंबल हॉरिजॉन्टल सिंबल है या वर्टिकल सिंबल है? मैम ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल होता है। तो बस जहां पे प्राइस लेवल हॉरिजॉन्टल हो जाए वहां पे आपका EP इंफिनिटी हो जाता है। ये हो गया याद करने का तरीका। इतने सारे कॉन्सेप्ट से हमने सिर्फ ये समझा कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होता है। अब आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। व्हेन द प्राइस इज चेंज, if there is no change in the demand, it is said to be perfectly inelastic demand। सबसे पहले inelastic का मतलब, inelastic कोई चेंज नहीं आया है डिमांड में, और अगर कोई चेंज नहीं आया है डिमांड में, उस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा? कि हमारी डिमांड 100 यूनिट्स है, आप कितना भी प्राइस क्यों ना कर लो, आप ₹5 चार्ज कर लो, 10 चार्ज कर लो, 100 चार्ज कर लो, हमारी क्वांटिटी तो कांस्टेंट है बॉस, ये नहीं बदलने वाली। तो इस केस में आपकी जो डिमांड है वो हो गई इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब प्राइस में कोई भी चेंजेस कर दीजिए, हम उतना ही क्वांटिटी डिमांड करेंगे।
दूसरा एग्जाम्पल, कैसे? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला वंस अगेन, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। आप बताइए क्या इस केस में कुछ भी चेंज हो रहा है क्वांटिटी में? नो मैम, यानी जीरो हो गया। प्राइस में चेंज हो रहा है? यस मैम। लेट्स से हमारा ये प्राइस है, ओल्ड था 5, न्यू हो गया 10। मैम 5 रुपीज से हमारा प्राइस चेंज हो रहा है, वेरी गुड। ओल्ड प्राइस हो गया 5 और आपकी क्वांटिटी हो गई 100। मैम हमें कोई लेना देना नहीं है इस फिगर से, जैसे ही हमें पता है हमारे मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में जीरो है तो हमारा ओवरऑल आंसर भी जीरो ही आएगा। प्रूफ फ्रॉम योर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, न्यूमरेटर अगर जीरो है, डिनोमिनेटर में आप कुछ भी ले लो, हमारा आंसर जीरो ही आएगा। सेम इस केस में हमने अप्लाई करा, न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर में कुछ भी ले लिया, ओवरऑल आंसर आ गया हमारा जीरो। हेंस इस केस में भी आपका जो इलास्टिसिटी का जो प्राइस है, वैल्यू है, वो जीरो है। सो द डिमांड कर्व इन दिस केस इज पैरेलल टू OY एक्सिस। ये आपकी OY एक्सिस होती है और ये आपका डिमांड कर्व है, और आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल है OY एक्सिस के। मैम आपने इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर दिया, हमें इसका मतलब भी समझ में आ गया। मैम अगर गलती से हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं याद रहा कि इस MCQ में अपने को क्या ऑप्शन टिक करना है, मैम थोड़ा सा एक बार इजी सा बता दो ना कि कैसे इसे याद रख सकते हैं। मैंने ऐसे याद रखा था। कैसे याद रखा था? मुझे मेरे 11th स्टैंडर्ड में किसी ने नहीं बताया था इलास्टिसिटी को कैसे याद रखना है। मैंने इसे कैसे याद रखा था? आपका वर्ड है इन इलास्टिक, अल्फाबेट पे ध्यान दें, कैपिटल आई पे ध्यान दें। जब आई आपको दिख रहा है कि इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ध्यान दें जो आपका यहाँ का ग्राफ है वो भी कहीं ना कहीं कैपिटल आई बना रहा है। जब कैपिटल आई यहाँ बन के आ रहा है, आपके वर्ड में इन इलास्टिक बन के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे इसकी इलास्टिसिटी जीरो हो गई। कैसे जीरो हो गई वो तो आप निकाल लेंगे, लेकिन कहने का क्या मतलब है, जैसे ही आपने वर्ड इन इलास्टिक पढ़ा, परफेक्टली इन इलास्टिक पढ़ा, उस केस में आपको पता चलना चाहिए दोनों में से कोई एक चीज कांस्टेंट है। वर्ड है इन इलास्टिक डिमांड, यानी आई। आई मतलब कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे पॉइंट है और वाई से पैरेलल एक लाइन बन के आ रही है, विच इज आई। इस केस में अपना क्वांटिटी हो गया कांस्टेंट। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मैम एक एग्जांपल देके बताएंगी तो हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। मेडिसिन, अब आप मुझे ये बताइए, अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में मम्मी पापा को कुछ भी हुआ है, बट अगर किसी के भी घर में या आपके नेबरहुड में किसी को भी डायबिटीज है, अब आप मुझे ये बताइए अगर उन्हें डायबिटीज है, उनको बीपी की बीमारी है, उनको डिप्रेशन की बीमारी है, डॉक्टर्स ने उन्हें मेडिसिन रिकमेंड करी हैं, तो आप मुझे ये बताइए मार्केट में जितने भी प्राइस की मेडिसिन क्यों ना मिल रही हो, आप उसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे? मैम कैसी बातें कर रही हैं, ये तो सर्वाइवल की बात है, हम प्राइस थोड़ी देखेंगे। जीने जीने के लिए तो हम कमा रहे हैं, तो मेडिसिन कितने की भी क्यों ना हो हम उसे खरीदेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपको खाना है, वो आपकी जरूरत है। क्यों खाना है? डॉक्टर ने रिकमेंड करा है, जीने के लिए वो बहुत जरूरी है मेरे लिए, कितना भी प्राइस क्यों ना चार्ज किया जाए। लास्ट एग्जाम्पल फॉर द सेम कॉन्सेप्ट, कोविड 19 में आपको पता है सबसे ज्यादा लंग्स पे इन्फेक्ट हुए हैं लोग, और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर नाम का एक इंजेक्शन यूज किया गया था। रेमडेसिविर का जिसका एक्चुअल मार्केट प्राइस 1200 रुपए था, वो बड़े बड़े सिटीज में 8 लाख 9 लाख तक का सोल्ड हुआ है। रीजन बीइंग कि जिंदा रहने के लिए आपको इंजेक्शन चाहिए थे। अब वो इंजेक्शन जब किसी की जान बचाने की बात आती है तो वो पैसे नहीं देखता। जहां एक गरीब 1200 में खरीद रहा है, वहीं एक से एक पैसे वाले उसको 8-8 लाख में खरीदने के लिए तैयार थे। क्यों? डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी। तो हम जो डिमांड मांगेंगे, हम लोग मोनोपोलिस्ट हैं रेमडेसिविर बनाने के, हम जितना प्राइस डिमांड करेंगे जनता उतना पे करने के लिए तैयार है। सो दिस इज योर नथिंग बट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हाँ मैम, अब हमें समझ में आ गया। अब आप इसी के साथ एक बार इसका ग्राफ फिर से देखिए, जैसा कि मैंने अपने भी एग्जाम्पल में ड्रॉ करा था। इसका ग्राफ हमेशा आपके y एक्सिस से पैरेलल रहेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। थर्ड काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ध्यान देने वाली बात, रिलेटिवली
अभी तक परफेक्ट था, परफेक्ट मतलब कोई एक तो कांस्टेंट था बॉस, अब आ गया है रिलेटिवली। नाम से ही देखिए दोनों में चेंजेस आ रहे हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मैम डिमांड में तो पक्का चेंज आ रहा है, वर्ड को कंबाइन करिए, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, कहीं ना कहीं डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। If the proportionate change in demand is more than proportionate change in the price, it is said to be relatively elastic demand. It means a little change in the price leads to a more change in the demand. Here the value of EP is greater than 1. The demand curve in this case slopes downward from left to right. ये रहा आपका डिमांड कर्व, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत आसानी से कि ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड कर्व कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर सिर्फ आप ग्राफ को देख के आंसर कर सकते हैं, तो अगर ये आपका प्राइस P था, ये P1 हो गया, P1 पे क्वांटिटी डिमांडेड Q1 थी, P पे क्वांटिटी डिमांडेड Q थी। आप मुझे बताइए सिर्फ इस ग्राफ को देख के ज्यादा प्राइस में डिफरेंस दिख रहा है या ज्यादा क्वांटिटी में? मैम ये तो हम देख के बता सकते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सही। अगर मैं बोल रही हूँ कि जब आपका ओल्ड प्राइस 10 रुपीज था, तब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी 20 यूनिट्स, आपका प्राइस रिड्यूस होके 5 रुपीज हो गया, ओल्ड प्राइस 10 था, आपका प्राइस रिड्यूस होके 5 रुपीज हो गया और क्वांटिटी एकदम से 100 हो गई। बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। मैथमेटिकली भी इसको करके देखते हैं। Elasticity is nothing but change in quantity divided by change in price multiplied by P upon Q. मैम चेंज इन क्वांटिटी हो गई 100 माइनस 20, 80 यूनिट्स। चेंज इन प्राइस हो गया 10 माइनस 5, 5। प्राइस हमारी ओल्ड वाली कितनी थी? प्राइस हमारी ओल्ड वाली 10 थी, क्वांटिटी ओल्ड हमारी कितनी थी? 20 थी। 5 2 10, 10 इक्वल्स टू 8। तो मैं यहाँ ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मेरी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आ गई। यही आपको प्रूव हो गया यहाँ पे दैट ईपी इज ग्रेटर देन 1। मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया, ग्राफिकली भी प्रूव हो गया। हम जो देख रहे हैं हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, ये यही है। हमें वर्ड से भी मीनिंग पता चल गया। मैम एक एग्जाम्पल देके बताइए। बच्चों बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है ये लग्जरी गुड्स का। पूरे इकोनॉमिक्स में लग्जरी गुड्स के चक्कर में अपने को सब पढ़ना पड़ता है। कैसे? अब आप इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर एक मर्सिडीज कार की वैल्यू 1 लाख रुपीस थी, तब आपने 10 यूनिट्स को डिमांड करा था, ये आपका था प्राइस। बात कर रहे हैं हम लोग मर्सिडीज की। मर्सिडीज आपको पता है लग्जरी कार है। यस मैम। अगर बताइए मैंने एकदम से इसका प्राइस रिड्यूस कर दिया 80,000 में। अब आप मुझे बताइए जिस आदमी की सैलरी अभी 1 लाख रुपीस महीना थी, वो इंस्टॉलमेंट में मर्सिडीज तो ले लेगा, लेकिन अब एकदम से उसका जो प्राइस है मर्सिडीज का वो कम हो गया, अब 80,000 हो गया। अब आप मुझे बताइए क्या मार्केट में हम और आप जैसे बहुत सारे लोग नहीं है, क्या उसकी यूनिट पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में एकदम से इंक्रीमेंट नहीं आ जाएगा? क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो गया है। किस चीज का? एक लग्जरी गुड का। ध्यान रखने वाली बात है, लग्जरी वर्ड यूज हो रहा है। जहां मर्सिडीज के लिए लोग 1 लाख रुपीस पे करने के लिए तैयार हैं, वहां क्या 80,000 नहीं दे पाएगा आदमी? और अगर 80,000 देने के लिए तैयार है तो क्या सिर्फ 1 या 2 आदमी दे पाएगा? नहीं मैम, जैसे ही प्राइस कम होगा, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, बहुत क्लियर रिलेशन आता है दैट डिमांड इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ प्राइस। जैसे ही प्राइस रिड्यूस होगा, डिमांड ऑटोमेटिकली शूट अप हो जाएगी, और जैसे ही शूट अप हो जाएगी, यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट तुरंत निकल के आ जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मैम अब हम बहुत अच्छे से समझ गए। मैम नेक्स्ट पढ़ाइए एक बार। नेक्स्ट आपका कहता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अगेन मुझे तो इसमें कुछ नहीं करना, मेरे को सबसे पहले देखना है अच्छा इन इलास्टिक का मतलब है। इन इलास्टिक मतलब कहीं ना कहीं पे जो मेरा ग्राफ है वो मेरे वाई एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, मेरी क्वांटिटी कहीं ना कहीं पे कांस्टेंट होती हुई सी दिखाई दे रही है। ठीक है, बट वर्ड आ गया रिलेटिवली, परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। रिलेटिवली यानी दोनों में चेंजेस हो रहे हैं, दोनों में चेंजेस हो रहे हैं। बट अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो आप मुझे ये बताइए प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है या क्वांटिटी में?
मैम प्राइस में, क्योंकि अभी अभी आपने बताया इन इलास्टिक का मतलब है कांस्टेंट डिमांड होती हुई सी दिख रही है, तो वही चीज है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, इट इज सेड टू बी रिलेटिवली inelastic demand. It means a more change in the price leads to less change in the demand. Here the value of EP is less than 1. The demand curve in this case slopes downwards from left to right but is steeper than the relatively elastic demand. मैम एक बार थोड़ा सा कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। ठीक है, चलो मैं बात करती हूँ आपके लिए राइस की। राइस आपके लिए नेसेसरी गुड है, हमें बहुत सारी कैलोरीज देती है राइस, और बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं हम लोग राइस को अपने डेली खाने के लिए, ये अपने लिए नेसेसिटी गुड बन जाता है। नाउ लेट्स से राइस का वैल्यू हो गया जब 100 रुपीज था तब आपने 10 यूनिट्स को डिमांड करा था, ये है आपकी क्वांटिटी, ये है आपका प्राइस। अब एकदम से मैं अगर राइस का प्राइस 120 रुपीज कर दूं तो आप मुझे बताइए क्या क्वांटिटी में खास फर्क पड़ेगा? नेसेसिटी की बात हो रही है, खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। मैम ज्यादा तो नहीं फर्क पड़ेगा, मतलब खरीदना है हमें कैलोरीज के लिए चाहिए, हमें जीने के लिए चाहिए, हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी है खाना खाना, तो हम राइस को खरीद सकते हैं और राइस की क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि हम इसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है। प्राइस बढ़ने से लेट से यहाँ पे 8 क्वांटिटी हो गई, तो जहां आपका चेंज इन प्राइस 20 है, चेंज इन क्वांटिटी सिर्फ 2 है, -2, क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड है। तो इस केस में अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस विच इज 100 अपॉन ओल्ड क्वांटिटी विच इज 10। ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया -1। कहने का मतलब इसको मैं ईपी लेस देन 1 लिख दूं, क्योंकि माइनस का तो मतलब हो रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ये कहीं ना कहीं इनवर्स रिलेशनशिप अगर माइनस की तरफ जा रहा है तो जो अपना ईपी निकल के आ रहा है वो आ रहा है लेस देन 1। यस मैम, मैथमेटिकली तो मैम हमें समझ में आ गया। आपने एग्जाम्पल भी राइस का दिया है जो अपने लिए नेसेसरी गुड है, तो उसके ज्यादा प्राइस में चेंज होने से हमारी क्वांटिटी में खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अपने को चाहिए ही चाहिए। अब अगर शैम्पू, अपने को सर धोने के लिए शैम्पू चाहिए, अपने लिए वन ऑफ द नेसेसिटी गुड्स है ये, तो क्या आप नहाना बंद कर देंगे प्राइस बढ़ जाने से? नहीं मैम, हम उसको खरीदेंगे क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी गुड है, तो हमें उसकी प्राइस से ज्यादा लेना देना नहीं है। यही कॉन्सेप्ट आपको समझाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। प्राइस आप बदल दो बॉस जितना बदलना है, लेकिन अगर डिमांड हमारे लिए है, अगर हमारे लिए वो उस गुड का जो यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो हम अपनी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं लाएंगे। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। वाई रिलेटिवली? क्योंकि दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस में भी क्वांटिटी में भी। इनइलास्टिक डिमांड क्योंकि क्वांटिटी में कम चेंज आ रहा है तो इनइलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? नेसेसरी गुड्स का। तो इस केस में ईपी इज लेस देन 1, वो हम लोगों ने मैथमेटिकली भी देख लिया। The graph is steeper than the relatively elastic demand. Steeper. अब आप मुझे ये बताइए देख के कि अगर मैं दोनों ग्राफ को प्लॉट कर दूं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी प्लॉट कर दूं जहां पे प्राइस में कम चेंजेस था बट डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज था, अगर हायर प्राइस पे लोअर डिमांड था, प्राइस लोअर करने से एकदम से क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आ जाता है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करके एक डिमांड कर्व बनाऊं, तो आप मुझे बताइए अगर एक डिमांड कर्व इस टाइम पे हमारे लिए एक पहाड़ के बराबर है, तो आपके लिए ये पहाड़ चढ़ना आसान है या ये पहाड़ चढ़ना आसान है? नहीं मैम, हमें पता है कि पहाड़ का कॉन्सेप्ट ग्रेविटी के साथ वर्क करता है, तो जितना फ्लैटर पहाड़ होगा अपने लिए उतना आसान उसे चढ़ना होगा, और जितना ही पहाड़ खड़ा खड़ा होगा उतना ही अपने लिए डिफिकल्ट होगा। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए कि ये वाला डिमांड कर्व स्टीपर है। स्टीपर मतलब खड़ा खड़ा। कैसे खड़ा हुआ है कि वो ऐसे अपना स्लैंट उसने स्लोप बना रखा है कि जब आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वापस गिर रहे हैं। स्टीपर, द स्टीपर इट इज द लेसर द डिमांड। अब मान लीजिए यही स्टीपर होते होते, अभी तो क्वांटिटी में बहुत फर्क था, जैसे ही क्वांटिटी में कम फर्क हुआ
स्टीपर हो गया। और आपको नहीं लगता कि जैसे ही क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो ये डिमांड ग्राफ वापस से पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर? हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यस मैम। तो अब आपको यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए कि क्वांटिटी में जब बहुत गैप होता है तो इलास्टिक डिमांड होती है, क्वांटिटी में कम गैप होता है तो स्टीपर इन इलास्टिक डिमांड होनी स्टार्ट हो जाती है, और जब क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है। मैम लास्ट पॉइंट कहता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब ही होता है 1। जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर होते हैं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपने ने यही डिस्कस करा था, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 1। इसी को एक्सप्लेन अपने को करना है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में। आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। If the proportionate change in the demand is equal to the proportionate change in the price, it is said to be unitary elastic demand. It means the change in the demand and change in the price are same. मैम आपने चेंज पे इतना फोकस क्यों किया? मैंने चेंज पे इतना फोकस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस की बात हो रही है। मैम एक बार एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करिए। ठीक है, नाउ लेट्स से जब 10 रुपीज प्राइस था, 100 यूनिट्स आपने डिमांड करा, ये था प्राइस, ये था यूनिट। सिमिलरली प्राइस हो गया 20 तो मेरे यूनिट हो गए 50। अब आप मुझे ये बताइए कि चेंज इन प्राइस यहाँ पे मेरा कितना हुआ? मैम चेंज इन प्राइस आपका हो जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। आप मुझे बताइए यूनिट्स में चेंज कितना होगा? मैम यूनिट्स में चेंज हुआ 50। तो मैम इस केस में तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस होना चाहिए 50 अपॉन 10 इक्वल्स टू 5। तो मैम क्या ये एग्जाम्पल होगा यूनिटरी इलास्टिक का? ना 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 ना। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ध्यान रखिए, क्या इस केस में अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है? आप मुझे खुद बताओ। नो मैम, ये तो मैं क्लियरली दिख रहा है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो क्या उस केस में मैं ये कह सकती हूँ कि जब 10 रुपी प्राइस था तो आपने 100 यूनिट्स डिमांड करा, अब अगर प्राइस बढ़ गया तो जो चेंज हुआ क्वांटिटी में वो कम हुआ, वो 90 से हो गया। अब आप चेंज को देखिए, यहाँ पे आपको गेम समझ में आ जाएगा कि चेंज की बात क्यों हो रही थी। अब मेरे लिए चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? 90 माइनस 100 इक्वल्स टू 10। चेंज इन प्राइस कितना हुआ? 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी बाई क्यू इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी भी 10 है, चेंज इन प्राइस भी 10 है, इनटू हम ओल्ड यहाँ पे प्राइस ले लेंगे 10 और हम ओल्ड क्वांटिटी यहाँ पे ले लेंगे 100। मैंने वो हाईलाइट इसलिए कराया क्योंकि फिर से ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जो आपका चेंज इन डिमांड है, इस केस में जो चेंज इन डिमांड है और जो आपका चेंज इन प्राइस है, जो मेरा चेंज इन प्राइस है 10 अपॉन 10 आर से, यहाँ पे ये ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, यहाँ ये बात कर रहा है कि चेंज कितना है। चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी को सेम होना चाहिए आपका इलास्टिसिटी 1 होने के लिए। तो इस केस में हमारा वैल्यू ऑफ ईपी हो जाएगा 1। सो आई होप कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ चेंज की बात कर रहा है, इसके चक्कर में हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। यूनिटरी इलास्टिक demand in terms of price, your price elasticity of demand equals to 1 in this case. So ये हो गए आपके normal examples, but ध्यान रखने वाली बात ये है कि generally the comfort goods have unitary elastic demand. Comfort goods आपके लिए क्या हो गया? Let's say टीवी आपके लिए comfort good हो गया। अगर आपके घर में अभी टीवी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपना एंटरटेनमेंट फोन के थ्रू करते हैं। बट आपको पता है आप कब तक एक हाथ में फोन लेके इधर उधर घूमेंगे? कहीं ना कहीं आपको एक टीवी की नीड फील हो रही है। वो नीड फील हो रही है बिकॉज ये टीवी आपके लिए कंफर्ट गुड्स है, एक जगह पे है, पूरी फैमिली साथ मिलके देख सकती है, स्क्रीन बड़ी है, बड़ी स्क्रीन पे चीजें देखने का अपना अलग आनंद आ रहा है, तो वो कंफर्ट गुड आपके लिए बन गया है।
और जैसे ही कंफर्ट गुड बन गया है तो आप खुद सोचिए कि पहले अगर लेट से 10,000 रुपीज में आपको 1 यूनिट ऑफ टीवी मिलता था, जैसे ही मैं इसका प्राइस हाफ रिड्यूस कर दूंगी, क्या मेरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? क्या हम और आप जैसे आम लोग इसको लेने के लिए भागेंगे या नहीं लेने के लिए भागेंगे? मैम बिल्कुल भागेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कंफर्ट गुड में प्राइस रिड्यूस होने से इक्वल डिमांड बढ़ रही है। तो ये एक एग्जांपल है आपका कंफर्ट गुड्स का फॉर द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एग्जांपल डन, ग्राफ डन, मैथमेटिकल क्वेश्चन डन, प्रूफ डन। इसके बाद इससे बड़ा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। बस एक ध्यान रखने वाली बात और है, बिकॉज ये एमसीक्यू के लिए अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू पार्ट के लिए, एमसीक्यू के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक डिमांड कर्व का शेप पता होना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पूछी जाए, आपसे वो ग्राफ भी पूछ सकता है। और जैसे ही ग्राफ पूछेगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है बेटा? ये वो मैथ्स का एक शेप होता है जिसमें रेक्टेंगल तो बन रहा है लेकिन एक कर्व के साथ। मैम एक बार आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपकी जब प्राइस 1 थी, आपकी क्वांटिटी 1 थी, अगर मैं इस पूरे पॉइंट को कलर करने की कोशिश करूं तो मेरा इस तरीके से प्योर रेक्टेंगल बन के आता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे को कलर करूं, थोड़ा सा लाइट शेड लेना पड़ेगा, अगर मैंने प्राइस रिड्यूस कर दिया तो मेरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड। उस केस में मेरा प्राइस और क्वांटिटी को जब मैं कलर करूंगी उसके एरिया को, तो अगेन ये एक प्योर रेक्टेंगल बन के आएगा। तो मैम हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहां बन के आया? अब आप ये ध्यान दीजिए कि ये आपका रेक्टेंगल ही तो बन के आ रहा है। ये पूरे एरिया को अगर मैं जोड़ूं तो ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे एक क्लोज लाइन है। इस क्लोज लाइन को हम जब हाइपरबोला के बारे में बात करते हैं तो नीचे की बजाय ऊपर लेते हैं। ऊपर क्यों लेते हैं? क्योंकि आप खुद सोचो, जो क्वांटिटी का गैप यहाँ है, अगर 10-20 का गैप यहाँ है, तो मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन जोड़ूं अपने वाई एक्सिस के पैरेलल में, तो हर एक पॉइंट का डिफरेंस आपस में 20 ही रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लोअर सेगमेंट, मैं ऊपर वाला सेगमेंट लूंगी, बिकॉज मुझे कर्व के पीछे अपना एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां से आपका फॉर्म आता है रेक्टेंगल हाइपरबोला। एक कर्व के अंदर के एरिया को हम लोग कहते हैं हाइपरबोला। So this is your rectangular hyperbola. I hope the concept of rectangle, अगर मैं इसे सीधा जोड़ दूंगी तो ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो मुझे इसे सीधा नहीं जोड़ना, मुझे यहाँ पे एक कर्व बनाना है, बिकॉज हाइपरबोला एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो हाइपरबोला का बेस है वो मेरा बेस इक्वल टू माय एक्स एक्सिस है, बिकॉज ये लाइन स्ट्रेट है। So this is the shape of hyperbola. So with this we conclude the concepts of elasticity of demand. Hence we can say that elasticity of price demand, they are total 5 in number. 5 होते हैं। Perfect elastic demand. Perfect elastic demand का मतलब है कोई एक constant है, कोई एक perfect है। हम कहते हैं प्राइस परफेक्ट है, क्योंकि जो डिमांड है वो प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, बट जब प्राइस कांस्टेंट है और फिर भी क्वांटिटी में कोई चेंज आ रहा है, तो इस केस में अपनी प्राइस इलास्टिसिटी हो जाती है इंफिनिटी। हम इसे प्रूव कर चुके हैं। सेकंड कहता है, ये था पहला। सेकंड कहता है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक वर्ड ही बोल रहा है कि क्वांटिटी तो नहीं हिल रही बॉस। परफेक्ट मतलब यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। इस केस में अपनी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है और प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा होता है, इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ प्राइस के साथ हो रहा है। इस केस में अपनी ईपी होती है 0। थर्ड पॉइंट, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, यानी क्वांटिटी में चेंजेस ज्यादा आ रहे हैं, प्राइस में चेंजेस कम आ रहे हैं, तो इस केस में ईपी ग्रेटर देन 1 हो गया। सिमिलरली रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यानी डिमांड में कहीं ना कहीं कम चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि रिलेटिवली वर्ड यूज है, परफेक्ट नहीं, रिलेटिवली चेंज तो हो रहा है पर कम।
तो मैं ये बोलूंगी कि न्यूमरेटर जब छोटा है, डिनोमिनेटर जब बहुत बड़ा है, तो उस केस में अपनी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 निकल के आएगी। एंड लास्ट, जो कि आपका वर्ड ही कह रहा है यूनिटरी इलास्टिक, तो उसका मतलब है कि बराबर, बराबर की हिस्सेदारी, तुम बढ़ोगे मैं कम होगा, तुम कम होगे मैं बढ़ूंगा, पर बराबर, तो वो बराबरी की बात होती है, तो वो होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि मुझे एक और कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है जो बताता है चेंज इन डिमांड एंड इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इसको समझने के लिए हम लोग एक बार अपने क्लास नोट्स को रेफर करते हैं। मुझे देखना पड़ेगा ये यहाँ पे है भी या नहीं। यस, ये रहा हमारा मूवमेंट इन डिमांड कर्व। अब मूवमेंट इन डिमांड कर्व में अपने दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक तो होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक कहता है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड। हम लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं, बट मैम बहुत कंफ्यूजिंग होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को पढ़ना। इसके लिए आप एक बार स्क्रीन पे देखेंगे। अब आप इस स्क्रीन पे इस हेयर बैंड को देख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, पहली चीज, ये हेयर बैंड एक है या दो? मैम ये एक हेयर बैंड है, ठीक है। अगर मैं इसी हेयर बैंड को एक्सटेंड कर दूं तो आपको इस हेयर बैंड में एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है या नहीं? ये बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? यस मैम। अगर मैं इसको दोबारा से पास लाऊं तो आप मुझे बताइए, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे या एक्सटेंशन कहेंगे? मैम इसको तो हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही है दबाना, छोटा करना। तो एक हेयर बैंड अगर एक्सटेंड हो रहा है तो एक्सटेंशन कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। और यही डिफरेंस है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड से। मैम एक बार हमें ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करो, ठीक है? फिर आप दोबारा से स्क्रीन की तरफ देखिए। यहां पे बोल रहा है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। अब देखिए, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में प्राइस में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है, और अदर डिटर्मिनेंट्स आपके कांस्टेंट है। अदर डिटर्मिनेंट्स क्या हो गए? प्राइस ऑफ योर सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, change in taste and preference of the consumer, income of the consumer and law of diminishing marginal utility, जो अपने ने चैप्टर 1 में कवर करा है। तो जब प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं और अदर डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपका इनिशियल प्राइस 20 रुपीज था, आपकी इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड 50 रुपीज थी, तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, अब हम 30 की बात कर रहे हैं, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी या बढ़ेगी? मैम हमने तो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो इस केस में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो गई, 50 से 20 पे आ गई, ये रिड्यूस हो गई। बट रिडक्शन कहाँ हुआ? क्या हमने एक नया ग्राफ बना दिया या ये उसी डिमांड कर्व पे हुआ? मैम ये तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम ये पॉइंट लेंगे तो ये इसी डिमांड ग्राफ पे हो रहा है। यहाँ पे आपका वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्शन। सेम डिमांड कर्व, जैसे वो हेयर बैंड सेम था ना, सेम डिमांड कर्व को यूज करके आपने कॉन्ट्रैक्शन वर्ड को एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली अगर हम अपने प्राइस लेवल को रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे? हम 20 से 10 रुपीज पे आ गए, प्राइस कम हो रहा है, 20 से 10 पे आ गया, आप कंज्यूमर हो, जैसे ही प्राइस कम होगा भागोगे दुकान में चीजें लेने या नहीं भागोगे? मैम हमारे यहाँ तो 26 जनवरी को भी जब सेल लगती है ना बिग बाजार में, घर वाले सारे पहुंच जाते हैं वहां पे शॉपिंग करने, क्योंकि हमें तो पता है डिस्काउंट में चीजें अच्छी मिलती हैं। वही कॉन्सेप्ट है, जैसे ही डिमांड में रिडक्शन आया, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे बायर्स आ गए मार्केट में खरीदने के लिए डिस्काउंट पे चीजों को, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, 50 से 80 पे हो गई। अब आप बताइए 50 से 80 क्वांटिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज? मैम ये तो हमें मैथ से ही दिख रहा है कि ये बढ़ रही है। तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट को फ्रॉम योर इनिशियल पॉइंट टू योर न्यू पॉइंट, इस मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड वही, पॉइंट वही था, डिमांड रिड्यूस हुई, 50 से 20 हुए तो कॉन्ट्रैक्शन,
डिमांड इंक्रीज हुई 50 से 80 तो एक्सटेंशन। ये कॉन्सेप्ट था आपका एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। याद रखना मैम ने क्लास में एग्जांपल दिया था हेयर बैंड का, बैंड वही है, ऐसे फैलाया एक्सटेंड, छोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट। डिमांड कर्व वही है, डिमांड बढ़ गई एक्सटेंशन, डिमांड कम हो गई कॉन्ट्रैक्शन। मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपने। अब मैम दोबारा बस एक बार धीरे से ना इंक्रीज और डिक्रीज भी एक्सप्लेन कर दो। अरे जब आपको एक्सटेंशन अच्छे से समझ में आ गया तो भाई मेरे को तो अब आगे और कुछ आपको पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। देखो आपको कितने आसानी से ये चीज समझ में आती है। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड में अब आप ये बताओ कि जब एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस में चेंज पढ़ा तो यहाँ पे प्राइस में चेंज आएगा या नहीं आएगा? मैम कैसी बातें कर रही हैं, अगर प्राइस में चेंज आता तो वो तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता, तो इंक्रीज डिक्रीज में तो उल्टा होना चाहिए। वही है, दो ही तो पॉसिबिलिटी बन के आएंगी क्वेश्चन में, या तो प्राइस कांस्टेंट कर देगा या अदर डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट कर देगा। अब पार्ट में प्राइस अगर कांस्टेंट है यानी अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज हो रहा है। यस मैम। मैम एक बार ग्राफिकली बताओ, प्राइस आपका 20 रुपीज है, आपको एक शैम्पू का सैशे लेना है, हेड एंड शोल्डर का सैशे लेना है, 20 रुपीज का सैशे आ रहा है, 20 रुपीज का सैशे आ रहा है। जब इनिशियल 20 रुपीज का सैशे था आपने क्वांटिटी डिमांड करी 50 यूनिट्स। अब आप मुझे ये बताइए, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस बोले तो हेड एंड शोल्डर सबसे ज्यादा काम आता है डैंड्रफ क्लीन करने के लिए। जैसे ही आप हेड एंड क्लिनिक प्लस हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, आपको पता है ज्यादातर लोग इसे यूज करते हैं, उनके डैंड्रफ होती है डैंड्रफ कम करने के लिए। अब मान लीजिए डैंड्रफ कम हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, अब उन्हें मन कर रहा है कि अब हम अपने बालों को घना मुलायम काले बाल करें, तो हम नए शैम्पू की तरफ जाएं। फॉर एग्जाम्पल अब लॉरियल, अब लॉरियल शैम्पू खरीदने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखने वाली बात, प्राइस कांस्टेंट है, दोनों के प्राइस में चेंज नहीं आया, बट क्वालिटीज में चेंज आया, प्रेफरेंस में चेंज आया। कहां पहले डैंड्रफ पे फोकस कर रहे थे, अब घने मुलायम काले बाल पे फोकस कर रहे हैं, तो आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि आपके साथ साथ और लोगों ने भी डिमांड करी होगी। क्यों डिमांड करी होगी? क्योंकि उनके लिए जो इसकी क्वालिटी है, जो यूटिलिटी है वो बढ़ गई। बढ़ गई तो जब आपने उसके लिए डिमांड करी तो आपने ज्यादा डिमांड करी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्राइस होने के बावजूद हमारी जो प्रेफरेंस है उसमें चेंज आने के चक्कर में, क्योंकि ऑलरेडी 80 पे भी एक एग्जिस्टिंग बायर बैठा होगा जो लॉरियल खरीद रहा है, अब आप न्यू बायर्स हो गए, आपने शैम्पू हेड एंड शोल्डर छोड़ के लॉरियल को ही खरीदना शुरू कर दिया। प्राइस सेम है, आप लॉरियल खरीद रहे हैं, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ आ गई 80। उस केस में जब यहाँ पे हमारा इंक्रीज हुआ डिमांड में 50 से 80, इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज इनिशियल डिमांड कर्व अगर अपना इस तरीके से डाउनवर्ड मूविंग था, तो अब आप मुझे बताइए डिमांड कर्व को ज्वाइन करने के लिए अपने को पॉइंट्स ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इनिशियल प्राइस 20 पे क्वांटिटी डिमांडेड 50 थी तो हमारा पॉइंट था ग्रीन कलर का। अब अपने जैसे ही अपनी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, लेट मी चेंज द कलर, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, और अगर आपको कर्व बनाना है तो अब आप देखिए कि यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है डिमांड कर्व। जैसे ही फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। लेट से सिनेरियो चेंज हो गया, उल्टा हो गया। अब जैसे ही उल्टा हुआ यानी 50 से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो गई, अब आपको उस शैम्पू की नीड नहीं है, अब आपको हेड एंड शोल्डर की नीड नहीं है। तो आपने एग्जिस्टिंग प्राइस में आपको नीड नहीं है, सोचो कितने लोगों को उसकी नीड नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस चेंज हो गए। प्रेफरेंस चेंज हो गए तो आपने 50 यूनिट्स की जगह 20 यूनिट्स का ही डिमांड करा, तो यहाँ पे भी आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो रिड्यूस हुआ, कम हुआ। और जैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हुआ, अगेन मेरा पॉइंट यहाँ पे बैकवर्ड शिफ्ट करा। तो इस तरीके के बैकवर्ड मूवमेंट को अगर हम ज्वाइन करके एक नया डिमांड कर्व बना दें तो ध्यान रखने वाली बातें दो, पहला कि प्राइस कांस्टेंट है, दूसरा कि एक ही डिमांड कर्व पे बातें नहीं हो रही मैम, यहाँ तो पूरा का पूरा नया डिमांड कर्व ही बन रहा है। यही तो अपने को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। आपके मन में इन दोनों में डिफरेंस इतने अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि जहां बात आए एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, आंख बंद करके आपको पता होना चाहिए हेयर बैंड यानी एक डिमांड कर्व।
अगर एक डिमांड कर्व में क्वांटिटी कम होगी या डिक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, ये रहा प्राइस में चेंजेस। दूसरा, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, ये रहा मेरा ग्राफ, ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, कहीं ना कहीं पे मेरा प्राइस कांस्टेंट है, पहले ये डिमांड कर्व था, अब इंक्रीज इन डिमांड हो गया, अब मेरी क्वांटिटी 2 जब नहीं आ गई इंक्रीज की तो मेरा नया डिमांड कर्व आ गया, न्यू डिमांड कर्व। एंड वाइस वर्सा, क्वांटिटी डिमांडेड 2 रिड्यूस हो गई, डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट मार दिया, नया डिमांड कर्व बन के आया फिर से न्यू डिमांड कर्व विच इज नथिंग बट अ बैकवर्ड शिफ्ट, अ डिक्रीज इन डिमांड। सो यहाँ पे आपके दोनों कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, विच इज नथिंग बट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एमसीक्यू, यहाँ से वन लाइनर बन के आते हैं। वन लाइनर का एक एग्जाम्पल आपके लिए है, if the price is constant and there is change in other determinants, in that case if the quantity demanded changes from 10 units to 20 units, what kind of demand it is? ऑप्शन में दे देगा ये चारों के नाम, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, तब आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। प्राइस कांस्टेंट था, अदर डिटर्मिनेंट्स बदल रहे थे, क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 20 हुई, हम देख सकते हैं नंबर बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, मैम ये इंक्रीज इन डिमांड इसका ऑप्शन है और यही आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपके 4 एमसीक्यूज तो यहीं से निकल के आ सकते हैं। आपके पेपर में कौन सा आएगा ये अपने को देखना पड़ेगा जब आपका पेपर आ जाएगा, बट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे कि अगर चारों में से कोई भी आएगा मैम हम 100 और 100 लेके आएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। So with this our concept also ends. So I hope both the points were very clear to you. तो अगर आप लोगों को, आप लोग रिवाइज करो इसको बहुत अच्छे से, कोई भी डाउट आए, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर इन द ग्रुप, आप उससे अपना ऑडियो बना के सेंड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की पिक्चर मुझे शेयर कर सकते हैं, सो दैट आई कैन गाइड यू कि ये सही है या ये गलत है। So keep following my lectures and the revisionary videos on the YouTube channel, and it will help you to gain more, clarity on those topics. So till then, take care and keep studying. Our exams are near. It's not that it is December, it is still near. Thank you, everyone.